बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, खैरियत है सब लोग? ठीक है। क्यूएम की रिवीजन के लिए आप लोग इकट्ठे हुए एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग सारे जनवरी में, ज़बरदस्त। तो कैसी तैयारी है? बस है भी, ठीक है। चलें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सेशन के अंदर जो है ना वो आपको क्विक मोड में हम लोग सारी चीज़ें कराएं। तो बेसिकली ये एक ऐसा सेशन प्लान कर रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, हर चीज़ डिस्कस करेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे और आप लोगों का जो इसमें कन्फ्यूजन्स वगैरह होंगे ना वो भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक क्विक मोड में सबसे पहले सिलेबस की रिवीजन होगी और फिर उसके प्रैक्टिस भी होगी। तो आज का जो हमारा सेशन है सेशन 1, इसमें हम लोग चैप्टर 5 और 6 ये करेंगे। आपके सामने रिवीजन क्लासेस का स्केड्यूल है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों के ऊपर हम लोगों ने बेसिकली टोटल 2 दिन लगाने हैं। 2 सेशंस हुआ करेंगे हमारे रोज़ाना 12:45 से 1:50 तक, यानी कि तकरीबन ये 55 मिनट्स का एक सेशन होगा। फिर उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक होगी मेरी। आप लोग तो वैसे ही बैठे हुए हैं फ्री, तो ब्रेक ज़रा मेरी होगी, तो मैं ज़रा सांस वगैरह ले लूँगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे मज़ीद चलेंगे। ठीक है। कोशिश ये होगी कि हमारा चैप्टर 14-15 जो है ये संडे के दूसरा सेशन जो है इसमें हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। तो ये हमारा स्केड्यूल है। स्केड्यूल आप लोगों के साथ शेयर्ड भी है, आप लोगों की मर्जी है। फ्री क्लासेस होती हैं, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आप पूरा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई कोई ख़ास टॉपिक कोई ख़ास चैप्टर नहीं आता तो हम उसको आप वो वाला सेशन भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन प्रेजेंटर का, यानी कि मेरा आप लोगों के सामने मैं मौजूद हूँ। तो ये ब्रीफ आप कहेंगे सर क्या कौन सा ब्रीफ है, पूरी स्लाइड भरी है। तो सारा पढ़ के नहीं सुनाता मैं हमेशा, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय प्रोफेशनल कैरियर तकरीबन 2012-13 से मैं सीए के अंदर ही टीच कर रहा हूँ। सीए के अंदर ही डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट पोजीशंस पे बच्चों को जो है ना वो सर्व कर रहा हूँ। ठीक है। टीचिंग भी मैंने की, अभी भी टीचिंग कर रहा हूँ, नियर पीयर के ऊपर टीचिंग कर रहा हूँ, CMADZ के ऊपर टीचिंग। उसके अलावा कॉलेज की मैनेजमेंट है, ख़ासतौर पे SBI हम लोगों ने फ़िज़िकल कॉलेज शुरू किया है, इसका मैं कैंपस डायरेक्टर भी हूँ। तो बेसिकली इन मसरूफियात की वजह से मैंने फिर फ़िज़िकल क्लासेस अभी थोड़ी देर के लिए डिसकंटिन्यू की थी, लेकिन यह है कि अब इंशाल्लाह फ़िज़िकल क्लासेस भी साथ साथ में कभी कभार दे दिया करेंगे। इसके अलावा CMADZ एक ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म है, लाइव क्लासेस का प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया था कोविड के दिनों में। उससे पहले 2016 में नियर पीयर एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को पता होगा जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग्स वगैरह बच्चों के साथ शेयर करते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक प्लेटफॉर्म है। और इससे पहले 2011-12 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था CA नोट्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म। उस वक्त ज़रा हम भी छोटे छोटे थे तो इसलिए हमने नाम भी ज़रा देसी सा रखा था, CA नोट्स। तो CA नोट्स पब्लिकेशन, CA नोट्स टेस्ट सेशन, ये वाली सारी चीज़ें जो है ये सर्व होती हैं। तो काफ़ी देर से CA के बच्चों को ही सर्व करने के ऊपर जो है ना वो जोर है। मेरे जो कोर स्ट्रेंथ है वो QM है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, FAR1, ये सब्जेक्ट्स मेरे नियर पीयर पर मौजूद हैं। MFA का कोर्स है और इसके बाद MS ऑफिस का हैंड्स ऑन कोर्स है। तो IT वगैरह पे जब AFC के अंदर IT का पेपर होता था मैं वो पढ़ाता था, उसके बाद अब ये हैंड्स ऑन कोर्स बन गया है तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ। तो टीचिंग एक्सपीरियंस तकरीबन 9 से 10 साल का है CA के अंदर, और उससे पहले नॉन CA एरियाज़ के अंदर मैं तकरीबन 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। आप लोगों के लिए जो रेलिवेंट है वो है ये वाला बात कि हम लोग किस तरीके से ये सेशन जो है ये लेकर चलेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सारा टॉपिक जो है वो डिस्कस करूँगा एक क्विक मोड में, जिसमें कोशिश की जाएगी कि सारी चीज़ें सारी बातें आपको पढ़ाई जाएँ, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएँ। आफ्टर डैट आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, या ये भी हो सकता है कि मैं एक ख़ास टॉपिक डिलीवर कर दूं तो आपको कहूँ कि अच्छा भाई अब पूछें इसके वाले से आपका कोई सवाल है, तो आपने वो तब पूछना है। आपने अगर ड्यूरिंग क्लास इंटरप्ट करेंगे तो शायद कंटेंट डिलीवरी जो है वो थोड़ी सी हमारी इम्पैक्ट होगी। फिर इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर से, और आप लोगों की तरफ से जो भी सवाल होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुटी, परपेचुटी वगैरह, IRR, NPV, इन सारों के ऊपर एक सेशन होता है, लेकिन मैंने 4 सेशंस रखे हैं 1-1 घंटे के। तो इसका मकसद ये है कि आप लोगों के जो भी सवाल होंगे ना वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, मार्कअप और प्रॉफिट, ये 3-4 नाम हैं जो इसके इस्तेमाल किए जाते हैं और ये अल्टरनेटिवली इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि इंटरेस्ट कहते हैं, कुछ लोग इसको मार्कअप कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रॉफिट कहते हैं। ये बेसिकली वो पेमेंट होती है जो एक बोरोवर जो है जब वो पैसे वापस करता है किसी को तो उसके साथ वो कुछ पेमेंट जो है वो मिला के वापस करता है। इसकी एग्जांपल समझने के लिए हम इस तरह से बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि 2 लोग हैं जी, एक आप हैं, पतले से हैं, ठीक है, और एक जो है वो आपका दोस्त है, वो भी ऐसा ही है बेचारा।
बल्कि वो ज़्यादा पतला है क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है। ठीक है जी। तो ये जो फ्रेंड है, इसको जब आप कुछ लोन देंगे, लेट्स सपोज कि आपने उसको लोन दिया है 10,000 रुपीज़ का, तो ये जो लोन है ये उसने आपसे ले लिया। अब जब वो ये लोन आपसे लेगा, वो पैसे आपसे ले लेगा, तो आप वो पैसे वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। लेकिन जब आपको वो पैसे वापस करेगा तो उसको कितने पैसे वापस करने चाहिए, दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है जी, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि अगर वो आपको 10,000 रुपीज़ ले और 10,000 ही वापस करे तो फिर तो सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए, जितने लिए उतने वापस कर दिए। लेकिन हुआ ये कि इस टाइम पीरियड के दौरान एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है इन्फ्लेशन। तो जनाब आ गई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ने क्या किया, इन्फ्लेशन ने आपके पैसे की वैल्यू को कर दिया कम। देखें, उसने आपको 10,000 रुपये दिए, 5-5 हज़ार के 2 नोट या 1,000 रुपये के 10 नोट। तो ये जो नोट है 1,000 रुपये का, ये मैंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये वाला तो नहीं आप जाके मार्केट में यूज़ कर सकते। क्या ख्याल है, आप उसे कहें जी ये फोटो कापी कर लें नोट की, 1,000 रुपये वाले नोट की, तो वो नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उस नोट के अंदर उसकी शक्ल देख के कोई नहीं, आप कहते हैं ना बाबा कायदे आज़म से सब कुछ चलता है, कायदे आज़म की तस्वीर ले जाएं फिर जाके देखें चलता है कि नहीं चलता, नहीं चलता। नोट चलता है क्योंकि उस नोट के पीछे जो है वो कुछ स्पेसिफिक गारंटीज होती है हुकूमत पाकिस्तान की। वो क्या होती है वो आप इकनॉमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि बेसिकली उस पीस ऑफ पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती। उस पीस ऑफ पेपर के अंदर एक पावर होती है जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं। ये परचेजिंग पावर जो होती है ना, ये वैल्यू होती है। तो बेसिकली जब आप 10,000 रुपये देते हैं तो आप उस बंदे को 10,000 रुपये के इक्वल परचेजिंग पावर पे कर रहे हैं। आप उसको 10,000 रुपये के इक्वल परचेजिंग पावर पे कर रहे हैं, और वो बंदा जो है वो 10,000 रुपये की चीज़ें इन पैसों से परचेज कर सकता है। लेकिन लेट्स सपोज कि आफ्टर 1 ईयर जब उसने आपको पैसे वापस किए और वो आपको फिर वही 10,000 रुपये के कागज़ के टुकड़े वापस कर रहा है, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि यार ये पैसे जो हैं ये तो इनकी तो परचेजिंग पावर कम हो गई, इन्फ्लेशन आ गई। इन्फ्लेशन की एग्जांपल कैसे लेते हैं, एक चीज़ के साथ इसको मैं अटैच करूंगा, आप देखिएगा ज़रा, उम्मीद है आपको समझ आएगी। वो क्या है जी, लेट्स सपोज कि हम लोग जो आटा लेते हैं, फ्लोर, ये जो है ये इस वक्त मार्केट में मिल रहा है 20 रुपये पर केजी। ठीक है, जब आपने उसको 10,000 रुपये दिए, 1 साल के बाद ये महंगा होके 25 रुपये पर केजी बन जाता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, ज़रा कैलकुलेट करना है अब आप लोगों ने, मुझे बताना है कि जब आप उसे 10,000 रुपये देते हैं तो बेसिकली आप उसको कितने केजी आटे के पैसे देते हैं। आपने उसको दिए 10,000 रुपये डिवाइडेड बाई 20, तो कितना है जी 500 केजी आटे के पैसे आपने उसे दिए। यानी कि वो बंदा उन 10,000 रुपये से जो चीज़ें परचेज कर सकता है वो है 500 केजी आटा। क्यों? क्योंकि वो जो पैसे हैं उनकी एक परचेजिंग पावर होती है जो कि आपकी है, जिससे आपने उसको खा तो नहीं सकते ना हम नोट को, उस कागज़ को नहीं खा सकते हम, उस कागज़ से परचेज करके चीज़ें खा सकते हैं हम, उस कागज़ को पहन नहीं सकते, उस कागज़ पे बैठ के कहीं जा नहीं सकते, अनलेस कि आप उसका जहाज़ बना लें, लेकिन जहाज़ पे भी आप बैठ नहीं सकते उस वाले पे। ठीक है, तो पैसे से चीज़ परचेज होती है जो उसकी परचेजिंग पावर होती है। अब फ़र्ज़ करें कि जब 1 साल बाद उसने 10,000 रुपये वापस किए और आपने कहा चलो ठीक है यार इससे मैं लेता हूँ आटा, तो जब आप आटा लेने गए तो 10,000 डिवाइडेड बाई 25, 450 नहीं 400 केजी ले जनाब। तो आप कहेंगे यार ये क्या हुआ, धोखा हो गया, मैंने उसको पैसे दिए 500 केजी आटे के, उसने मुझे पैसे वापस किए 400 केजी आटे के, तो हमारी दोस्ती हो गई ख़राब, हमारी हो गई कटी, क्योंकि उसने हमें पैसे उतने वापस ही नहीं किए जितने हमें उसे दिए थे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये राइज होता है कि क्योंकि एक इन्फ्लेशन आती है इकोनॉमी के अंदर, तो उस चीज़ में जो आपने पैसे किसी को दिए हैं वो इक्विटेबल ही नहीं है कि वो आपको उतने पैसे वापस करे। इक्विटेबल तब है जब आपको वो उतनी परचेजिंग पावर वापस करे जितनी परचेजिंग पावर आपने उसको दी थी। तो मनी बेसिकली क्या है, मनी इज़ नथिंग बट परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर ओवर द टाइम कम होती है क्योंकि इन्फ्लेशन होती है। 3 चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक है जो सबसे बड़ा है या जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, वो है इन्फ्लेशन, कि पैसे की वैल्यू में कमी आती चली जाती है। इस वजह से जब आप किसी को कुछ पैसे देंगे तो फ्यूचर में आपने जब उससे पैसे वापस लेने हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे वापस लेने पड़ेंगे। आप उसे कहेंगे भाई तुमने जो पैसे मुझे वापस किए हैं वो पूरे नहीं हैं, पूरे करो। वो कहेगा जी 10,000 लिए थे, 10,000 वापस कर दिए। आप कहेंगे नहीं जनाब, मुझे तुम 500 केजी आटे के पैसे वापस करो, यानी कि 500 केजी मल्टीप्लाई बाय 25 कितना बना, 12,500 रुपये वापस करो। तो अब ये जो 12,500 रुपये आपको वापस करने पड़ेंगे, 10,000 लिए थे, 12,500 रुपये, तो मनी टर्म्स के अंदर आपको बेसिकली 2,500 रुपये
एडिशनली वापस करने पड़े हैं। ये 2500 है मार्कअप, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। ठीक है, क्यों है? इसलिए है कि इन्फ्लेशन आ जाती है, इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू में आती है कमी, और उस पैसे की वैल्यू में कमी को जब हमने रिवर्स करना है तो फिर हमने उसको कंपनसेट करना है। तो बेसिकली इंटरेस्ट जो होता है ये कंपनसेशन होती है। इसको हम बजाय इसके कि अमाउंट्स में रिप्रेजेंट करें, हम एक एनुअल परसेंटेज रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं जनाब ये है कितना, 25%, ठीक है जी, 25%। तो 25% पर एनम का जो इंटरेस्ट है वो इसके ऊपर लगेगा। ठीक है जी, तो तीन चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि जितने पैसे लिए हैं उससे ज्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे। नंबर 1 इन्फ्लेशन, नंबर 2 अपॉर्चुनिटी फॉरगोन। ये क्या होती है ये भी जरा जल्दी से समझ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉरगोन ये होती है कि जब आप किसी बंदे से कुछ पैसे दे देते हैं, वो पैसे आपके पास थे, आप उस चीज़ से कोई बेनिफिट हासिल कर सकते थे, आप उससे इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी और वो अब अपॉर्चुनिटी उस बंदे के पास है, तो दिस अपॉर्चुनिटी हैज़ बिन फॉरगोन। तो ये आपने अपॉर्चुनिटी उसको दी है, तो अब वो अपॉर्चुनिटी जब आपने उसके लिए दी है, सेक्रीफाइस की है, तो इसका कुछ आपको प्रीमियम मिलना चाहिए, इसकी कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसी तरह से वो बेनिफिट जब बोरोअर ले लेगा तो यार वो बेनिफिट तो उसने आपके पैसों से लिया है, तो ये जो आपके पैसों से उसने बेनिफिट हासिल किया है वो बेनिफिट भी उसको चाहिए कि आपके साथ शेयर करे। तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं जो कुल मिला के इंटरेस्ट की परसेंटेज वगैरह के अंदर आपके पास शामिल होती हैं। ठीक है जी, तो ये इंटरेस्ट जो होता है बेसिकली ये एक एनुअल परसेंटेज होती है। उस एनुअल परसेंटेज के ऊपर हम लोग एनुअली वो परसेंटेज रेट लगाते चले जाते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है मोस्टली, क्योंकि इन्फ्लेशन होती है। ठीक है जी, तो ये है जी इंटरेस्ट, मार्कअप या प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट जो है वो देने का, लोगों को पैसे देने का, पैसे वापस करते हुए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको परसेंटेज जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसको अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है जैसे हम कहते हैं जी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट है वो जो ओरिजिनल अमाउंट बोरोड है उसके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ये होता है कि आप कहते हैं कि भाई एक 10,000 रुपये दिए थे, इसके ऊपर 25% के हिसाब से इंटरेस्ट है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, जब तक पैसे वापस नहीं करते इंटरेस्ट लगेगा, इसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है जी, लेकिन एक और फॉर्म भी होती है जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो दो चीज़ों को मिला के उसके ऊपर लगता है। ओरिजिनल अमाउंट जो बोरो की गई है प्लस वो इंटरेस्ट जो कि इस साल के शुरू तक अक्रू हो चुका है। ठीक है जी, यानी कि इसके पीछे जो रॉकेट साइंस है वो ये है कि भाई आपने एक बंदे से लोन लिया, उसको वापस नहीं किया, उसका एक साल का इंटरेस्ट जो है वो ग्रो हो गया। अब अगले साल जब आप उसको प्रिंसिपल वापस नहीं कर रहे, तो आप एक तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि ओरिजिनल अमाउंट भी वापस नहीं कर रहे, आप उसका इंटरेस्ट भी उसको नहीं पे कर रहे, तो सेकेंड ईयर के लिए वो इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है, वो इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, ये मार्कअप के ऊपर मार्कअप होता है, ये आपको पे करना पड़ता है। तो बेसिकली हर साल क्या होता है, हर साल जितना इंटरेस्ट होता है अगर आपने वो पे नहीं किया तो वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है। ठीक है, आप समझें कि एक शापर है जिसके अंदर बहुत सारा पानी है और वो हमारा प्रिंसिपल ओरिजिनल अमाउंट है, उस पानी के ऊपर कुछ मजीद इंटरेस्ट बना जो है ग्लास में था, वो आपने उसमें मजीद ऐड कर दिया शापर के अंदर, तो शापर के अंदर जो पानी है वो बढ़ गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग, कि जनाब आपका जो कंपाउंड, आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होती चली जाती है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ये मोस्टली जो प्रैक्टिकली नजर आता है वो फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर नजर आता है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि बैंक्स वाले कहते हैं भाई आओ आके फिक्स डिपॉजिट जमा करा दो हमारे पास, तो हम आपको जो है ना वो इसके ऊपर एक खास अमाउंट से इंटरेस्ट देते रहेंगे। ठीक है जी, इसी तरह से इंटर कंपनी लोन्स होते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी को, एक सिस्टर कंसर्न दूसरी सिस्टर कंसर्न को, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज एक ही बंदे की होती हैं, एक ही बंदे की ओनरशिप में 5-7 कंपनीज होती हैं। ठीक है, वो सारी की सारी, जैसे फौजी फाउंडेशन है, ये फौजी फर्टिलाइजर्स है, ये बहुत सारी कंपनीज, ये 15-20 कंपनीज हैं जो एक ही ऑनरशिप के अंडर आती हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को, इस तरह की कंपनीज को सिस्टर कंसर्न कहते हैं। बाकी आपको आपके अकाउंटिंग वाले टीचर बताएंगे। तो ये जो इंटर कंपनी लोन्स होते हैं ना, ये मोस्टली आपके सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म होती है नेशनल सेविंग स्कीम। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर पैसे जमा करा दें। इनकी ना कुछ आउटलेट्स भी होती हैं। आउटलेट्स में क्या होता है कि आप उनके पास पैसे जमा करा देते हैं, वो पैसे जो है उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। हर साल या हर पीरियड के बाद जो इंटरेस्ट होता है वो आपका, उसको वो चेक बना के दे देते हैं और कहते हैं भाई ये इंटरेस्ट ले लो हमसे, और वो आपके प्रिंसिपल में शामिल नहीं करते, आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट उतनी की उतनी ही रहती है। जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट की एग्जांपल्स होती हैं मोस्टली ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स में होता है।
कि हर साल या आपने जब किसी को लोन दिया तो उसके ऊपर इस तरह से डिसाइड कर लिया जाता है कि इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अप्लाई होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कब अप्लाई होता है? जब आपकी ओरिजिनल अमाउंट जो है उसके ऊपर मजीद इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और अगले साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिवाइज हो जाती है। वही मैंने जो एग्जांपल दी कि छापर है उसमें पानी है, उसमें मजीद इंटरेस्ट डालते जाएं वो अमाउंट बढ़ती चली जाएगी और हर दफ़ा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो मजीद बड़ा होता चला जाएगा। इनके फार्मूले आप लोगों को पता है, मैं रिवाइज कर देता हूँ जी। S इज इक्वल टू पी इंटू 1+R मल्टीप्लाई बाई टी होता है। इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है S को हम लोग F भी कहते हैं, FV भी कहते हैं, ठीक है जी। तो जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वैसे ही है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँ जी नहीं इसको ऐसे ही कहना है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कहें आप, इसको कस्टम दुनिया कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप इससे मुराद क्या ले रहे हैं। इक्वल टू के इस तरफ जो चीज़ है वो है क्या? वो है इक्विवेलेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड S। अब आप उसको F कहें, अब आप उसे जो है ना FV कहें, जो मर्जी कहें, ठीक है जी। इसी तरह से P जो होता है ये इक्विवेलेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर होती है। अच्छा, ये इक्विवेलेंट वैल्यू का वर्ड अगर समझ जाए ना तो आपको आगे भी एन्युटी परपेचुइटी में भी इसका मैं जो है ना वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। देखिए इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है। हम लोगों ने बात की कि साल के शुरू में दिए 10,000, वापस लिए 12,500, पीछे एग्जाम्पल देखिए ना, ये वाली साल के शुरू में दिए 10,000, वापस लिए 12,500। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? हम कहेंगे कि नंबर्स की टर्म्स में या क्वांटिटी की टर्म्स में बात करें तो 12,500 बड़ा है, लेकिन अगर हम वैल्यू की टर्म्स में बात करें, परचेजिंग पावर की टर्म्स में बात करें तो 12,500 और 10,000 बराबर हैं। क्या ख्याल है? अगर हम लोग देखें ना, परचेजिंग पावर है ना, साल के शुरू में आपका जो है वो 500 केजी आटा आता था 10,000 रुपए का, साल के एंड पे 500 केजी आटा आता है 12,500 रुपए का। तो दोनों डेट्स पे 500 केजी आटा परचेज करना आपने, तो ये इक्वल वैल्यूज हैं। तो 12,500 और 10,000 ये इक्वल वैल्यूज हैं, फर्क सिर्फ ये है कि इनका टाइम चेंज है, सही है। तो मैं अगर आपको कोई इन दोनों में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो आप कहेंगे कि सर परचेजिंग पावर की टर्म्स में अगर बात की जाए तो ये दोनों इक्वल हैं। इसलिए हम कहते हैं कि S इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वैल्यू एट द एंड और P इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वैल्यू एट द स्टार्ट। ठीक हो गया जी। टाइम जो है, अच्छा सबसे पहले आता है R। R स्टैंड्स फॉर द रेट। रेट आपने हमेशा एनुअल लेना है, ठीक है, रेट आपने हमेशा एनुअल लेना है। रेट के साथ लिखा होगा P.A. पर एनम कहते हैं उसको। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने मार्केट में घूमते हुए देखे हैं जिसमें रेट पर एनम नहीं होता, ठीक है। ये नहीं कि वो टीचर बैठ के सोचते हैं ना कि यार अब बच्चे को कंफ्यूज कैसे करें, तो वो फिर जो है ना वो सारे एक दूसरे के साथ दिमाग लड़ा के जो है ना वो करते हैं। जैसे वो हमून जादूगर के पास एक खोपड़ी होती थी, उसके साथ खोपड़ी जोड़ के तो डिसाइड करता था कि अब मैंने करना क्या है, तो उसको वहाँ से आइडियाज़ आते थे। तो ये भी किसी के जहन में आइडिया आया कि यार क्यों ना बच्चों को ऐसे कन्फ्यूज़ किया जाए। वो कहते हैं जी रेट है 3% पर क्वार्टर, लो जी कर लो। हमने रेट जो है R ये हमेशा एनम्स में लेना है। अगर रेट परसेंट पर क्वार्टर है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके सीधा उसका एनुअल रेट ले लें, ठीक है जी। उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हमारा रेट बनेगा 12% पर एनम। एक कंपाउंडिंग की बात होती है, वो अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे रेट के साथ है 3% पर क्वार्टर, तो वो आपने लेना है। टाइम जो है वो हमेशा ईयर्स में लेना है, और रेट जो है इंटरेस्ट वो R की फॉर्म में होता है जी। अच्छा ये कैपिटल I है, I इज इक्वल टू PRT, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। I इज इक्वल टू PRT प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कौन सा? एनुअल रेट। टाइम भी एनुअल लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि रेट हमेशा पर एनम होगा और टाइम भी ईयर्स में होगा। अगर रेट पर एनम में नहीं है, जैसे इस तरह से है कि 3% पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई करके जो है वो 12% रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर टाइम ईयर्स में नहीं है, मंथ्स में है, तो उसको 12 से डिवाइड करके हमने ईयर्स में कन्वर्ट करके फार्मूले में पुट करना है, ठीक है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में टी जो है इसको जरा ज्यादा शोखियां आ जाती हैं, तो ये 1+R की पावर में चला जाता है। और इंटरेस्ट का फार्मूला भी है P × 1+R⁻t−1। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग मोस्टली लोग ये नहीं पढ़ते कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, कहते हैं कि यार आप ऐसे करें कि जी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें और फिर S-P करके जो है ना वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया करें। तो इस तरह से 2 स्टेप्स में कराया जाता है, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है, इज इक्वल टू P × 1+R⁻t−1। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पे आती है? बच्चों को ये समझ नहीं आती कि ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है या कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है।
तो कुछ निशानियां लिखी हैं। हर सवाल अगर उसमें कुछ नहीं पता कि ये सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो फिर वो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल कंसिडर किया जाएगा। एक क्वेश्चन विच इज बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है, यानी कि अगर उसमें कुछ नहीं बताया, रेट दिया हुआ है सिर्फ 3%, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। हर सवाल बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट का सवाल होगा जब तक कि उसके अंदर ये 4 चीजें ना हो। पहली चीज क्या है, उसमें कंपाउंडेड का वर्ड यूज लिखा किया होगा या कंपाउंड का वर्ड यूज किया होगा। उसके अंदर ईयरली रीसेट्स या कंप्यूटेड का फर्क दिया गया, यानी कि ये लिखा होगा कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन 5% विद ईयरली रीसेट्स, तो रीसेट्स का मतलब भी कंपाउंडेड होता है। फिर उसके बाद लिखा होता है कंप्यूटेड, यानी कि इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन ईयरली बेसिस या इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, इस तरह से लिखा होता है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की निशानी होती है। उसके अंदर लिखा होता है, ये देखें ये नीचे आ गया हाफ ईयरली बेसिस। अच्छा जी, पॉपुलेशन के इंक्रीज के सवाल, ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 5% से, ना सिंपल इंटरेस्ट लिखा ना कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा, तो पॉपुलेशन के इंक्रीज के क्वेश्चंस जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जो नई पॉपुलेशन होती है वो भी रिक्रिएट करने की पॉसिबिलिटी उसमें होती है। मछलियों का सवाल आता है जी, मछलियाँ इतनी मछलियाँ थी तो बाद में कितनी हो जाएंगी। अवाम की पॉपुलेशन का सवाल आता है, तो जो नई अवाम होती है वो भी तो रिक्रिएट कर सकती है, वो भी पॉपुलेशन में इंक्रीज कर सकती है। तो इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज के क्वेश्चन भी जो होते हैं ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल होते हैं। ठीक है जी, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक छोटा सा कंपैरिजन हम लोगों ने कोई 5-1 मिनट में डिस्कस किया। एक और कंपैरिजन देखते हैं। अब हम जरा समझने लगे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, और उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस हम निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट ऊपर वाले सेक्शन में बनी हुई है जी। 1 लाख रुपए का आपने सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है, तो पहले साल का इंटरेस्ट बनेगा 10,000। और क्योंकि हर साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं हो रहा, तो हर साल आपका जो इंटरेस्ट है 10,000 10,000 10,000 10,000 ही रहेगा, यानी कि इंटरेस्ट फॉर द ईयर विल रिमेन सेम। सही है जी, ये बात हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व की है कि सिंपल इंटरेस्ट हो तो हर साल का इंटरेस्ट जो है वो सेम आता है। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन हो गई। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इनिशियली आपने 10,000 रुपये दिए, पहले साल का इंटरेस्ट बना 1 लाख रुपए, तो पहले साल का इंटरेस्ट बना जी 10% के हिसाब से 10,000। पहले साल का इंटरेस्ट कितना बना जी 10,000, और आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1,10,000 रुपये हो गई। कंपाउंड इंटरेस्ट में साल के एंड पे एक ऐसा काम हुआ जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग हो गई। तो उसने क्या किया, वो शापर में पानी का ग्लास डाल दिया, जिससे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गई। अगली दफा 1,10,000 रुपये के ऊपर 10% लगेगा, तो हमारा 11% इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट में इंक्रीज हो गया, हर साल की जो अमाउंट आ रही है उसमें इंक्रीज होता चला जा रहा है। अच्छा, जब वो 11,000 रुपये भी हमारे प्रिंसिपल का पार्ट बन जाएंगे, तो फिर उसका फिर 10% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 12,100, तीसरे साल का इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा चौथे साल का इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, 5वें साल का इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। तो हर साल के इंटरेस्ट में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, हर साल का इंटरेस्ट सेम रहता है। पहले साल का इंटरेस्ट पता, और मैं आपसे कहूँ बताओ जरा 5वें साल कितना इंटरेस्ट आएगा, तो सेम ही आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 6 सालों का टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट में, तो हम 1 साल का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो है जी 1,000, ये देखें ये लिखा हुआ है। दूसरे साल का इंटरेस्ट 1,100 रुपये हो गया, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तीसरे साल का इंटरेस्ट 1,210 रुपये हो गया। अच्छा, इंक्रीजिंग ट्रेंड तो है, लेकिन हर साल में जो अमाउंट इंक्रीज हो रही है उसमें भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी कि पहले साल 100 रुपये इंक्रीज हुआ, दूसरे साल 1,210 रुपये इंक्रीज हुए। ठीक है, तीसरे साल 1,331 रुपये इंक्रीज हो गए। तो हर साल के इंटरेस्ट में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और वो जितनी अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो अब अगर आप गौर से देखें, इंटरेस्ट को आपस में कंपेयर करें, हर साल का इंटरेस्ट, तो आपको नजर आएगा कि जो इंटरेस्ट है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ रहा है। पहले साल का इंटरेस्ट है 10,000, दूसरे का 11,000, तीसरे का 12,100, चौथे का 13,310, चौथे का 14,641। तो हर साल के इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, और यही जो होती है, ये जो इंक्रीज है ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको जरा गौर से देखें तो आप इसको ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है वो जीपी में इंक्रीज होता चला जाता है। जीपी मतलब पता है क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज होता है, जहां पे
अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं बना भी सकता हूं कि ये एक ऐसी जीपी होती है जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 10,000 है और जिसमें कॉमन रेशो 1 + 0.1 यानी कि 1.1 की है। तो ये 10,000, 11,000, 12,100, 13,310 ये सारे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं और हर साल आपकी कंपाउंडिंग वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है जी। तो यहां से हमें दो चीजें पता चली। एक और बात पता चली, पहले साल का इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम ही होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, उनमें सेम ही होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में 10,000 है और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी 10,000 है। ये बात भी हम लोगों ने यहाँ से ऑब्जर्व कर ली। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक्स और इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम लोगों ने देखी है। अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक छोटी सी वेरिएशन डालता है मल्टीपल कंपाउंडिंग्स इन ए ईयर करके, एक साल में एक से ज्यादा कंपाउंडिंग्स। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता होता हूँ। देखें, आपने फर्ज करें इन्वेस्टमेंट करनी है बैंक में, तो एक बैंक के पास आप जाते हैं, बैंक वाला कहता है भाई 13% इंटरेस्ट दूंगा, आ जाओ। आप चले जाएंगे, वो जा रहे होंगे तो साथ ही अक्सर बैंक साथ साथ बने होते हैं, आपने देखा होगा। तो दूसरे वाला बाहर खड़ा कहता है किधर, कहता है जी पैसे देने जा रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। उसने कहा नहीं 13.5% मैं दूंगा। उसने कहा ठीक है 13.5% पे चले जाते हैं। तो बैंकों की ना आपस में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, एक कंपटीशन शुरू हो जाता है और फिर जो बड़े बैंक्स हैं, जो ज़्यादा पावरफुल बैंक्स हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से बाकी बिजनेसेस, बैंक के बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, फिर वो बैंक बंद हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक नेगेटिव बात है बैंकों के अंदर। जो कंपटीशन जो स्टेट बैंक चाहता है, यानी कि इन सारे बैंकों का जो अबू होता है वो स्टेट बैंक होता है, वो चाहता है कि भाई इन ये सारे लोग जो है ना, सारे बच्चे आराम से अपनी मार्केट में काम करें और अच्छे तरीके से काम करें, कोई आपस में कोई लड़ाई ना करें। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कभी कभार कैप कर देता है इंटरेस्ट को। कैप करने से क्या मुराद होती है, एक स्टॉप लगा देता है कि इससे ऊपर आप लोग इंटरेस्ट ऑफर नहीं करेंगे। अच्छा, जब ये इंटरेस्ट ऑफर नहीं करेंगे तो इन्होंने फिर एक और साइंस सोची। इनके पास को बच्चे ऐसे होंगे सीए के जो क्यूएम जो है ना वो पढ़ के गए हुए थे, तो उन्होंने कहा यार ऐसे करो, हम लोग जो है ना वो 13% सारे दे रहे हैं, तो वाई नॉट कि साथ वाला बैंक जो है अगर वो कंपाउंड एनुअल दे रहा है तो हम लोग जो है वो कंपाउंड सेमी एनुअल देना शुरू कर दें। यानी कि इंटरेस्ट जो है वो 13% ही लगेगा, लेकिन साल में 2 दफा हम आधा आधा करके लगा देंगे। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे किसी बंदे ने आपको पैसे देने हैं साल बाद, तो आपको कहता है यार आधे जो है ना 6 महीने बाद ले लेना और बाकी उसके बाद ले लेना। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से इंपैक्ट जो है, जब कंपाउंडिंग हो रही होती है तो फिर जो है वो थोड़ा सा एक एडिशनल इंपैक्ट शामिल हो जाता है और जो कंपाउंड सेमी एनुअली है वो थोड़ा सा ज्यादा बनता है। तो बेसिकली कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होता है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से जो आपका एक साल में जो अमाउंट बननी है वो ज्यादा बनती है एज कंपेयर टू कि आपकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कम हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं जी, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं जी 12% कंपाउंड एनुअली। ठीक है जी, 12% पर एनम होता है। आपने अगर गौर से देखा हो तो रेट के साथ उसने लिखा होता है रेट इज 12% पर एनम कंपाउंड एनुअली। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अलग होती है रेट से। ठीक है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी रेट के साथ जो एनुअल वाली बात लिखी होती है ना उससे फर्क होती है। तो हम लोगों को नॉर्मली इसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, रेट जिस तरह की हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसी तरह का हमें रेट मिल रहा होता है। ठीक है जी। तो 12% है, लेट सपोज कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पे की है 1000 या 100,000 कर लेते हैं, 1 लाख, और 12% इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला 12%। तो ये हमारा कितना बना जी, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1200 रुपये। ठीक है, 12,000, 1 लाख के ऊपर 12% 12,000, तो 1,12,000 आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये आपने क्या किया, ये तो 12% सीधा सीधा आपने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दिया। तो मैंने अभी आपको बताया है कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर सेम आता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के देख लें, यही सेम आंसर आएगा। इसलिए हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट से इसको कर लिया कैलकुलेट, लेकिन ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो बैंक ये कहता है कि भाई 12% इंटरेस्ट देंगे पूरे साल के बाद आपको 1,12,000 रुपये बनेंगे। लेकिन लेट सपोज बैंक भी आया, उसने कहा कि एक तो मेरे पेन का कलर भी जो है वो ऑरेंज है, येलो है, और दूसरा मैं आपसे बात भी अच्छे तरीके से करूंगा। उसने कहा मैं भी आपको 12% ही दूंगा, लेकिन ये कंपाउंडिंग होगी सेमी एनुअली। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब ये है
कि आपको 6% साल में 2 दफा मिलेगा। 6% साल में 2 दफा मिलेगा। पहले 6 महीने के लिए आपको 6% मिलेगा, उसके बाद अगले 6 महीने के लिए आपको फिर 6% मिलेगा। अच्छा, तो जनाब कहानी स्टार्ट होती है यहां से 100,000 से और यहां पे आके रुकती है 6 महीने के दरमियान में। यहां पे आपको एक दफा इंटरेस्ट मिलेगा 6%। तो 1 लाख का 6% कितना होता है जी? 6,000। तो ये इंटरेस्ट बना 6,000 रुपये का, ठीक है, इंटरेस्ट बना 6,000 रुपये का, ये आपको मिल गया। इसमें यह हुआ कि 1 लाख रुपए के अंदर 6,000 रुपये ऐड हुए, तो टोटल आपका 1,06,000 रुपये बन गए। बाकी जो 6% था वो आपको मिला अगले 6 महीनों में। अगले 6 महीनों में जो 6% मिला वो किस तरीके से मिला जी? वो आपने कहा I = 106,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो कितना बना जी? 6,360। तो ये बना जनाब हमारा दूसरे टाइम पीरियड का इंटरेस्ट 6,360। जब टोटल किया तो पता चला कि 1,12,360 रुपये बनते हैं। 360 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। ये कहां से आए? तो जब उन्होंने पूछा होगा तो उसने कहा होगा कि जादू से, लेकिन असल में क्लास है तो मैंने क्लास में आपको समझाना है कि ये इस वजह से आया है कि हमने साल में यहां पे आके एक कंपाउंडिंग की है। इस टाइम पीरियड के लिए पूरे साल में 1 लाख रुपया ही आउटस्टैंडिंग रहा था, लेकिन इस टाइम पीरियड में जब हमने कंपाउंड 2 दफा कर दिया, मतलब 1 दफा कंपाउंडिंग कर दी साल के अंदर मजीद और 1 दफा एंड पे हुई, तो यहां पे आके जो 1 लाख रुपया था वो 1 लाख नहीं बल्कि 1,06,000 रुपया हो गया। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में 1 लाख नहीं बल्कि 1,06,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट पड़ा। तो इस तरह से होता है कि जब हम कंपाउंडिंग बढ़ा देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, जो हमारा इसके ऊपर इंपैक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से अगर बेस रेट सेम हो तो जिसकी ज्यादा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसका आंसर बढ़ाएगा फ्यूचर वैल्यू का, और उसका इंटरेस्ट बढ़ाएगा कि इक्वल आएगा कि छोटा आएगा? इंटरेस्ट भी बढ़ाएगा, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू प्रिंसिपल में इंटरेस्ट शामिल करके बनती है। तो जनाब ये था कॉन्सेप्ट मल्टीपल कंपाउंडिंग्स इन ए ईयर का। अगर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला और उसमें एक से ज्यादा कंपाउंडिंग्स हो रही हैं साल में, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। एक और बंदे ने भी कहा था टेंशन नहीं लेनी, आजकल तो वो जेल में है, लेकिन चले टेंशन नहीं लेनी आपने। मैं कोशिश करूंगा वो वाली हरकतें ना करूं, ठीक है, लेकिन यह है कि बात ये ठीक है। तो जो जिन हरकतों की वजह से वो भाई साहब जेल गए हैं, तो इधर जो है वो ये बात करते हैं कि आपने अभी टेंशन नहीं लेनी। आपने सिंपल ये करना है कि अगर आपको मल्टीपल कंपाउंडिंग इन ए ईयर पता चले तो आपने एन फाइंड आउट करना है। एन का मतलब है कि साल में कंपाउंडिंग कितनी दफा हो रही है। अगर एनुअल कंपाउंडिंग होगी तो N1 होगा, अगर सेमी एनुअल है तो साल में 2 सेमी एनुअल पीरियड होते हैं, अगर क्वार्टरली है तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, और अगर मंथली है तो साल में 12 मंथ होते हैं, और अगर डेली है तो साल में 360 दिन होते हैं। 360 दिन होते हैं। फाइनेंस में हमारा साल 360 दिनों का होता है। ये एक प्रैक्टिकल नोटेशन है जो हम लोग फॉलो करते हैं और ये थ्रू आउट हर जगह पे इस्तेमाल होती है। फाइनेंस के अंदर नॉर्मली हम साल 360 दिनों का और महीना 30 दिनों का लेते हैं, चाहे वो 31 का हो चाहे वो 28 का हो, ठीक है जी। महीना जो है वो 30 दिनों का लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग परेशान होंगे, वो हो हमें तो सर ने कुछ और बताया था। तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अगर 365 दिनों के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर के डेसिमल में तीसरे नंबर पर जाके फर्क आएगा, जो वैसे ही आपने इग्नोर कर देना होता है, ठीक है। लेकिन चलिए मैथमेटिकल नोटेशन है, इसको हम लोग इसी तरह से कर लेते हैं कि डेली कंपाउंडिंग अगर करते हैं तो 360 दफा साल में कंपाउंडिंग होगी, और अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होगी, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग जो होती है ये बेसिकली वहां पे होती है जहां पे नेचुरल ग्रोथ होती है। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग भी आपको ऑफर की जा सकती है फाइनेंस के अंदर, वो कह सकता है जी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में जाती है। तो जहां पे भी जितनी भी कंपाउंडिंग हो, ये एंड वाली कंटिन्यूस कंपाउंडिंग को छोड़ के आप एन फाइंड कर सकते हैं। तो जो आपका एन होगा वो आपने फॉर्मूला में इस तरह से पुट करना है कि जहां जहां पे रेट है वो एन से जो है वो डिवाइड कर देना है, रेट डिवाइडेड बाय एन, और जहां जहां पे टाइम है वो एन से मल्टीप्लाई कर देना है, टाइम मल्टीप्लाई बाय एन। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है जी? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इज इक्वल टू P × 1 + RT। तो इसमें भी कर देना है जी, S इज इक्वल टू P × 1 + RT रेज़ टू पावर T। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट में भी कर देंगे? नहीं करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं करना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। मल्टीपल कंपाउंडिंग इन ए ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले के लिए होगी। जहां जहां पे रेट होगा उसको n से डिवाइड कर देंगे, जहां जहां पे टाइम होगा उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये फार्मूले में आएगा मल्टीपल कंपाउंडिंग इन ए ईयर। लेकिन रेट हमेशा ईयर्स में लेना है और टाइम हमेशा ये भी ईयर्स में लेना है। रेट पर एनम होगा, टाइम भी पर एनम होगा, तो चीज़ें सीधी रहेंगी। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि आपके नहीं सर रेट जो है ना वो मैंने हाफ ईयरली लेना है, तो फिर आपको साल जो है वो 6 महीनों का बनाना पड़ेगा। कर लेंगे ऐसे भी, लेकिन ऐसे करने की क्या जरूरत है जब हम एक बेसिक रूल डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग रेट हमेशा एनुअल लिया करेंगे और टाइम भी हमेशा ईयर्स में लिया करेंगे। और जब हमारे पास n आया करेगा जो कि है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इन ईयर, आप उसको डिवाइड कर दिया करेंगे। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चंस में ये होता है कि वो आपको n जो है वो n इज इक्वल टू ईयर्स नजर आएगा कि टाइम जो है वो 4 साल है। तो ये बेसिकली इतना प्रॉब्लम नहीं है, हम टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी नजर आएंगे जहाँ पे रेट जो है उसने वो आई के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। एक फ़ोन है मुझे लेना पड़ेगा, आपको पता है ऑफिशियल मसरूफियात, तो बस इसके लिए जो है वो थोड़ी सी आपको बल्कि मल्टीपल कंपाउंडिंग्स इन ईयर में हम लोग एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन मल्टीप्लाई बाई रेस्ट पार्ट टाइम इंटू एन, ये करेंगे हम। तो हमारे पास आ जाएंगी कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आप सोच रहे हैं सर सवाल क्यों नहीं करा रहे, तो सवाल भी करवाएंगे दूसरे सेशन में। अच्छा चलें जी, यहाँ पे कोई सवाल बताएं जी। अब ज़रा ब्रेक लग गई है, तो सवाल अगर कोई आया तो पूछें। एनी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के अंदर कोई सवाल? आप लोगों के जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है सारे करेंगे, टेंशन नहीं लेनी और घबराना नहीं है। एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं। कोई सवाल था? कोई सवाल? पॉपुलेशन के इंक्रीज जो होता है ना, उसमें ये एक छोटा सा जैसे कह लेना ग्लिच है उसके क्वेश्चंस में। वो ये कहता है कि बताओ 8वें साल कितनी पॉपुलेशन होगी। तो बेसिकली आपने सम फाइंड नहीं करना होता, आपने बस ये फाइंड करना होता है कि उस साल आपकी अमाउंट कितनी होगी, तो उसको आपने अपने सीक्वेंस एंड सीरीज के फार्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, वो हर साल उसमें 10% का इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो आप उसको फ्यूचर वैल्यू उसकी फाइंड कर लें। या अगर सीक्वेंस एंड सीरीज में है तो फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में 6th टर्म फाइंड करनी है या 7th टर्म फाइंड करनी है, सम ऑफ 7 टर्म्स नहीं फाइंड करना। ठीक है, वो पॉपुलेशन के क्वेश्चंस में होता है। ठीक है जी। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक बात की है, मैंने ये कहा कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये बात हमने की है, यहीं से हमने स्टार्ट किया था कि प्रेजेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए और फ्यूचर के 125,000, ये दोनों दिखने में नंबर वाइज फर्क है लेकिन इनकी वैल्यू बराबर है, क्योंकि पैसों की वैल्यू कहाँ से ड्राइव होती है, उसकी परचेजिंग पावर से ड्राइव होती है। तो ये जो अमाउंट्स हैं अगर हम इनको तराजू में रखें तो तराजू के पलड़े बराबर होंगे। अगर हम परचेजिंग पावर के तराजू में रखें, अगर हम अमाउंट्स वाइज देखें तो यस वो अमाउंट्स ज़्यादा है, वो 25,000 रुपये ज़्यादा है, ये कम है, लेकिन वो मिल भी तो फ्यूचर में रहे हैं। देखें ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जो पैसे आपके हाथ में हैं आज, वो उसकी वैल्यू कुछ और है, और वो पैसे आपके पास 1 साल के बाद अगर आएंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से आपका फ्रैंकली स्पीकिंग एमएफए का सब्जेक्ट जो है वो डेवलप हो गया। एमएफए के सब्जेक्ट में सबसे बड़ा टॉपिक यही है जो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता है। अगर यहाँ पे समझ आ जाएगी तो वहाँ पे जाके आप मौजे करेंगे। टीचर क्लास में पढ़ा रहा होगा, आप सो रहे होंगे, ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर बाद आप सो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझ लेना है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये आपस में एक दूसरे के बराबर हैं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। नंबर में फर्क है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है और हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट वैल्यू को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। हम प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? 1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी के साथ, तो हमारे पास एस आ जाता है। ऐसे ही है ना, यानी कि अगर हम लोगों ने p से s फाइंड करना है तो हम इसको 1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू हो और हमने उससे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम फ्यूचर वैल्यू को 1/1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्या, कैसे? हमारे पास फार्मूला होता है ना, s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर टी। तो अगर हम p को इधर रहने दें, s उधर ले जाएं तो 1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी बन जाता है, नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। ये सारा का सारा फैक्टर जो है, ये 1 प्लस आर टी जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये नीचे चला गया, दूसरी तरफ तो p अकेला रह गया। तो अगर आपके पास
प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो S इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस RT होता है, और ये जो होता है ना ये S मल्टीप्लाई बाई P इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस RT होता है। अच्छा, ये 1 ओवर 1 प्लस RT को अगर मैं रिड्यूस करके ऐसे लिख दूं 1 प्लस R रेज़ टू पावर माइनस T, तो समझ आती है ये ऐसा क्यों हुआ? कितने लोगों को समझ नहीं आई? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखें 1 ओवर 3 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऊपर ले जाके इसकी पावर -1 कर दें। यहां पे पावर है 1, 3 की पावर 1, लेकिन अगर हम इसको ये बटे शटे से खत्म करना चाहते हैं तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, जब इसको घुमाते हैं तो इसकी पावर उल्ट हो जाती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये जो 3 रेज़ टू पावर -1 है ये बेसिकली इसके 1 ओवर 3 के इक्वल है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी किया कि 1 ओवर 1 प्लस R रेज़ टू पावर T था, इसको हमने जरा सीधा किया, बटे से निकाला ताकि हम लोग सीधी सीधी लाइन में लिख सके, तो 1 प्लस R रेज़ टू पावर -T हो गया। तो याद रखिएगा ये जो 1 प्लस R रेज़ टू पावर T होता है ना जी, इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर। और ये जो S इंटू 1 प्लस R रेज़ टू पावर -T होता है, सोचे जरा इसको क्या कहेंगे फिर हम? डिस्काउंटिंग फैक्टर कहेंगे। तो जब हमारे पास फ्यूचर की वैल्यू है, हमने पीछे की वैल्यू लेकर जानी है, तो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस R रेज़ टू पावर -T। और अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है और हम फ्यूचर की वैल्यू करना चाहते हैं तो 1 प्लस R रेज़ टू पावर T से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो डिस्काउंटिंग फैक्टर बना भैया वो क्या बना? ये होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। हाँ, जब फ्यूचर वैल्यू दी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम पीछे चले जाए। प्रेजेंट वैल्यू नहीं, इसमें फाइंड करनी है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, P को 1 प्लस R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा S के इक्वल। नहीं नहीं, प्रेजेंट वैल्यू के अलावा बाकी फैक्टर 1 प्लस R, मैंने हाईलाइट किया 1 प्लस R रेज़ टू पावर T, ये पूछ रहे हैं ना आप। इस फैक्टर में सिर्फ 1 R और T ये 3 चीजें शामिल हैं, P शामिल नहीं है इसमें। देखिए मैंने हाईलाइट भी नहीं किया हुआ। अच्छा, पुराने ओए हाँ, वो गलत हो गया, यस वो गलत हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको सही करते हैं। गुड, जाग रहे हैं। ओए, रेड हाइलाइटर से तो उड़ जाएगा सारा कुछ। तो 1 प्लस R रेज़ टू पावर -T। अच्छा, अब अगली 1-2 चीज़ें हैं जी, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह आगे सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी होती नजर आएंगी। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और आप उससे फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू आप उससे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर में T की पावर का सिर्फ फर्क होता है। कंपाउंड कर रहे हैं तो T की पावर पॉजिटिव होगी, डिस्काउंट कर रहे हैं तो T की पावर माइनस होगी। ये याद कर लेंगे, आपने मेरा ख्याल है शायद कोई 5 सब्जेक्ट्स में आगे इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपने उधर भी इस्तेमाल करना है, FAR 1 में भी, या आपने MFA के अंदर भी इस्तेमाल करना है, BFD के अंदर भी इस्तेमाल करने हैं, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, कैश फ्लो को कंपाउंड या डिस्काउंट करना, ठीक है। अच्छा, जो आपका कंपाउंडिंग फैक्टर होता है और जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आएगा आपके ख्याल में? अगर कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आंसर आएगा? 1 के इक्वल आएगा। कैसे? कंपाउंडिंग फैक्टर क्या है? 1 प्लस R रेज़ टू पावर T। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? 1 ओवर 1 प्लस R रेज़ टू पावर T। तो ये आपस में कट जाएंगे। क्या ख्याल है? ये जो चीजें जो दो आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर +1 आए, इन दोनों को आपस में एक दूसरे का क्या कहते हैं? इन दोनों के आपस के दरमियान में एक रिलेशन होता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ये याद कर लें, ठीक है। जैसे आप और आपका कोई कजन जो है वो आपके फुफेर या चचेर या इस तरह से क्या कहते हैं उसको, वो होते हैं। इसी तरह से कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ये जरा अंग्रेज लोग हैं ना, तो इनके आपस में रिलेशन भी जो है ना वो भी जरा अंग्रेजों वाले होते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे देख के लग रहा है कि जैसे कोई ना बड़ा कोई पेचीदा सा रिश्ता है,
ठीक है, वो कहते नहीं इन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। खैर अब तो फेसबुक पे ऊपर इस तरह के रिलेशन खत्म हो गए, ठीक है। तो कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारे पास आ गए। अच्छा, एक चीज होती है इसमें ना, टेबल्स होते हैं। आप लोगों ने देखा कभी टेबल इस्तेमाल किया? टेबल इस्तेमाल किया कभी? डिस्काउंटिंग फैक्टर के टेबल्स होते हैं, नहीं इस्तेमाल किया ना, तो अभी भी नहीं पढ़ने की जरूरत। पुराने ज़माने में जब कैलकुलेटर्स इतने एडवांस नहीं हुए थे, जब आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, तो फिर रेज टू पावर -t कैलकुलेट करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता था, थोड़ा सा ही मुश्किल होता था, क्योंकि उस वक्त लॉग होता था, इस तरह की और कैलकुलेशन मेथड्स होते थे, तो लेंथी कैलकुलेशंस करना मुश्किल होता था। तो उस वक्त कुछ लोग बहुत वेले थे, उन्होंने इकट्ठे होकर बैठे और सारे लोग, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है ना वो हर रेट और हर टाइम के लिए एक कैलकुलेशन पहले से करके रख लेते हैं, ठीक है। हर रेट और हर टाइम के लिए कैलकुलेशन पहले से करके रख लेते हैं। भाई अगर रेट 5% हो, टाइम 5 ईयर्स हो, तो क्या आंसर आएगा? वो उन्होंने टेबल में लिख दिया। भाई अगर रेट 6% हो और टाइम 3 ईयर्स हो, तो क्या आंसर आएगा? वो भी उन्होंने टेबल में लिख दिया। यानी कि हर रेट और हर टाइम के लिए कैलकुलेशंस करके इस फैक्टर का डिस्काउंटिंग फैक्टर का एक आंसर बना के लिख दिया, जो कि डिस्काउंटिंग फैक्टर का टेबल कहलाया। वो टेबल जो है वो एक ही बंदा होगा, कोई वो आवाम के पास बहुत टाइम होता है। उस जमाने में टिकटॉक नहीं होती थी ना, रीले नहीं देखते थे लोग, ठीक है, तो लोगों के पास बहुत ही टाइम होता था। तो उन्होंने जनाब बहुत इस तरह के बहुत सारे काम किए हुए। ये तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आप लोगों को जो टेबल मिलता है ना वो छोटा मिलता है, वरना ये बड़े बड़े टेबल्स होते थे। आप लोगों की बुक से लॉग निकल गए, लॉग आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। तो वो लॉग क्या होते थे? वो यही होते थे कि वो लेंथी कैलकुलेशंस जो होती थी, पॉइंट्स को पॉइंट से मल्टीप्लाई करना, या लॉग का सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि डेसिमल की पावर जो थी वो कैलकुलेट हो जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल 3.5 की पावर 3.6 कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लॉग से करेंगे। तो अब तो हमारे पास पावर कैलकुलेटर आ गया ना, हम 3.5 रेज़ टू पावर 3.6 करते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं। उस आपकी जाने बला के उस बेचारे को कितने पापड़ बेलने पड़े कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, आपने तो उसमें सेल डाला हुआ है। तो वो ये है कि पहले ये मुश्किल कैलकुलेशंस होती थी। तो इसी तरह से रेज़ टू पावर -t की कैलकुलेशन भी मुश्किल होती थी, जिसको करने के लिए आपको उसका सहारा लेना पड़ता था लॉग के टेबल्स का। फिर उसमें खासा और मंटीसा, खैर आप लोगों को तो इंग्लिश ज़माने के पढ़े हुए, हम ज़रा उर्दू में पढ़े टाटो वाले स्कूलों में, तो हमारे खासा और मंटीसा होता था। आप लोगों का मेरा ख्याल है करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा होता है ना। तो खैर वो ख़त्म हो गया, शुक्र है वो ख़त्म हुए। पहले मैं मतलब QM के अंदर ये होते थे लॉग्स भी, तो लॉग्स पढ़ाने पड़ते थे बच्चों को, वो समझ नहीं आती थी क्यों पढ़ा रहे हैं। तो वो कहते थे भाई बच्चे को कैलकुलेटर से सॉल्व करना नहीं सिखाना, आपने बच्चे को प्रॉपर्टीज सिखानी है। तो जनाब कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग हमने समझ लिया। अब हम एक और छोटी सी बात करते हैं, विच इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। जब आपके पास मल्टीपल कंपाउंडिंग्स आ जाती है ना, गौर करना है, बोलना नहीं आप लोगों ने। जब मैं मस्तियां कर रहा हूं फिर आप मस्तियां करेंगे, अदरवाइज इधर। अच्छा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो होता है ये नॉर्मली उस वक्त कैलकुलेट किया जाता है जब आपको दो डिफरेंट रेट्स जो कि डिफरेंट कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ दिए गए हों उनको कंपेयर करने के लिए दिया जाए। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का और कोई काम नहीं है, ठीक है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फार्मूले में इस्तेमाल नहीं करना आपने फार्मूले में वही रेट इस्तेमाल करना है जो उसने दिया हुआ है, ठीक है। और उसे हम लोग कहते हैं नॉमिनल रेट, नोशनल रेट या कूपन रेट भी कहते हैं। नॉमिनल रेट, नोशनल रेट, कूपन रेट, या उसको APR भी कहते हैं, एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट। ये ऊपर लिखा हुआ है एनुअलाइज्ड परसेंट रेट। AKA का क्या मतलब होता है? आल्सो नोन एज। AKA अक्सर जगहों पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ये शॉर्ट फॉर्म होती है आल्सो नोन एज की, यानी कि एक चीज का दूसरा नाम है वो ये है तो उसके साथ AKA लिख देते हैं। यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो बेसिकली AKA यानी कि आल्सो नोन एज। ये कोई मैथ की टर्म नहीं है, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। जैसे आप गुड नाइट को GN लिख देते हैं ना, ठीक है, TC को टिक केयर लिख देते हैं, टिक केयर को TC लिख देते हैं, आप लोग तो लिखते होंगे रोज। तो AKA का मतलब होता है आल्सो नोन एज। एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट और APR ये वो रेट होता है जो आप फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं, ये वो रेट होता है जो फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं। ये रेट जो है ये आपने और ये जो इफेक्टिव रेट होता है ये सिर्फ तब फाइंड आउट करना है जब आप दो बैंक्स के रेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है जी। जब भी आपके पास कोई कंपैरिजन के जो है ना क्वेश्चंस आएंगे, आपने दो चीज़ें उसमें देखनी है। कंपैरिजन दो स्टेप्स में होगा। नंबर 1, आप उन कंपैरिजन के लिए उन सारों को किसी एक सेम
कैटेगरी में ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाए कि भाई 5 किलोमीटर या 5 मीटर और 5 गज को आपस में कंपेयर करें, तो आप नहीं कर सकते। आपको या तो मीटर्स को गज में कन्वर्ट करना पड़ेगा या जो गज है उनको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दो चीज़ें जिनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट फ़र्क है, आप उनका आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक कि आप उन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करके दूसरे में ना ले जाएं। 6,500 घंटे और 45,07,000 सेकेंड, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये आप पहले कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ तो 6,500 घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे या सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर पता चलेगा। सेम गोज हियर कि जब कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी फर्क होती है तो आपने दोनों जो रेट्स हैं उनको एक खास डिनोमिनेशन में लेकर जाना है और वो होती है एनुअल कंपाउंडिंग। ठीक है, यानी कि हम इफेक्टिव रेट से एनुअल कंपाउंडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एनुअल कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका फार्मूला है, रेट नॉमिनल इज इक्वल टू 1/1 प्लस R/n रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। यानी कि जो नॉमिनल रेट होता है आपका, वो आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये नॉमिनल रेट जो होता है ये बेसिकली एनुअल कंपाउंडिंग को शो करता है। तो अगर आपके पास कंपाउंड सेमी एनुअली हो और आपको कहा जाए कि भाई कंपाउंड एनुअली में कन्वर्ट करके जरा कंपेयर करें, पहली बात तो ये है कि कंपेयर ही सिर्फ आपने तब कन्वर्ट आपने तब करना है जब आपने कंपेयर करना है। फार्मूले में आपने वही इस्तेमाल करना है जो उसने लिखा होगा, 6% कंपाउंड सेमी एनुअली, 7% कंपाउंड मंथली, इस तरह से वट वो आपने इस्तेमाल करना। तो डिफरेंट ईयर्स के ऊपर, डिफरेंट कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर 9% को ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितने कितने परसेंट बनता है। तो अगर एनुअल कंपाउंडिंग की बात की जाए, अगर आपका 9% रेट हो तो वो कन्वर्ट होकर भी 9% ही रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी ना 12% था, तो वो 12% से कुछ ज्यादा हमें इंटरेस्ट दे गया, 360 रुपए उसने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया क्योंकि कंपाउंडिंग 2 दफा हुई थी। तो वो बेसिकली उसने हमें 12 पॉइंट समथिंग एडिशनल इंटरेस्ट दिया था। देखें जरा कितना दिया था, किधर थे, यहां पे थे ना। तो 1,12,360 डिवाइडेड बाय 1 लाख करें तो ये 12.366% जो है ये बनता है 360। तो बेसिकली इसने 0.36% हमें एक्स्ट्रा दिया था। ठीक है, 12% था लेकिन इसका इफेक्टिव रेट 12.36 था, 12.36 था। तो जनाब इसी तरह से हम इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। अगर आपका 9% कंपाउंड सेमी एनुअली हो तो बेसिकली ये 9.2025% इफेक्टिव बनता है। जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे आपका इफेक्टिव रेट बढ़ता चला जाएगा। और एक चीज आएगी जिसे हम इन्फिनिट कंपाउंडिंग कहते हैं। समझाने की गर्ज से लिख रहा हूं, या आपकी बुक में अगर कहीं पे आपको नहीं भी मिला तो टेंशन नहीं है। इन्फिनिट कंपाउंडिंग बढ़ के ज्यादा से ज्यादा 9.4174 बनती है। यानी कि फर्ज करें कि मैं आपको कहूं कि भाई 9% कंपाउंड सेमी एनुअली या 9% कंपाउंड डेली कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग्स, और 9.5% सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों में से ज्यादा फायदा आपको किस में होगा? अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आपने लोन लेना है तो, और दो बैंक हैं, आपको दोनों बैंक कहते हैं, एक बैंक कहता है जी 9% कंपाउंड डेली कर लें और दूसरा कहता है जी 9.5% सिंपल। तो ज्यादा इंटरेस्ट किस में बनेगा? हमें पता है कि अगर हम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग भी कर लें तो 9.4174 बनता है। अगर हम कंटिन्यूअस अन्यथा कंपाउंडिंग भी करते चले जाएं तो भी 9.417 से आगे नहीं जा सकता हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो ऐसे केस में ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का बनेगा। और अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हम ज्यादा की तरफ जाएंगे या कम की तरफ? कम की तरफ जाएंगे। जब लोन ले रहे हैं तो हम अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। जब हम लोन दे रहे हैं, बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो ये 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले ये देखना है कि किस में ज्यादा किस में कम आ रहा है। दूसरे स्टेप पे आपने ये देखना है कि भाई मुझे किस में फायदा है, मुझे कम में फायदा है कि ज्यादा में फायदा है। तो जब हम लोन लेते हैं तो मुझे कम इंटरेस्ट में फायदा है, जब हम लोन देते हैं तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट में फायदा है। ठीक है जी। और ये आप कंपैरिजन किए बगैर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि आपके सामने ये टेबल था। 2 रेट्स अगर आपको दिए गए और आपको कहा जाए कंपैरिजन करो, तो फिर आपने कंपैरिजन जो है वो करने के लिए कन्वर्ट करने हैं, इन अमाउंट्स को कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेट आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो ये था जी इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंक्लूड होते हैं।
जी जी जी, ये इफेक्टिव रेट का ही फार्मूला है। इफेक्टिव रेट बेसिकली नॉमिनल रेट ही होता है। ठीक है जी। तो अच्छा ये सॉरी यहाँ पे ये इफेक्टिव रेट है, नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये इसको इस तरह से करें। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस r ओवर n डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये होता है। ठीक है जी, कोई सवाल? वो सर अक्सर वो बताया था कि आप एक इंसान 6% के तौर पे 6% पे 6 सालों के लिए अपने बैंक में पैसे छुपा रहा है, तो उसके लिए इफेक्टिव कौन सा होगा, लीस्ट इफेक्टिव कौन सा होगा, तो वो रेट भी देते हैं, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे उसके लिए इफेक्टिव कौन सा है? उसके सवाल आएंगे, ये भी आएंगे सवाल। ये देखिए मैंने बहुत सारे सवाल है जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, ये सारे आपको करवाने हैं। ये यहाँ तक मल्टीपल लोन्स की कल की हमारी डिस्कशन है, तो ये भी हम लोग ब्रेक से आएंगे। जो आप कह रहे हैं ना वो यहीं पर कहीं पे होगा सवाल, ये तो नहीं था? ये इक्विवेलेंट रेट कि भाई दो रेट्स हैं या ये है, बैंक डीज एंट्री इनटू मार्केट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स एंड आल्सो डिसाइड, ये सवाल करेंगे हम सारे। ठीक है, कुछ हो जाएंगे, जो रह जाएंगे वो फिर मेरा ख्याल है कि हम सारे कर लेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई सवाल, एनुइटी के अलावा कोई सवाल? ठीक है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स का, डिक्रीजिंग रेट्स का। डिक्रीजिंग रेट्स में होता है कि चीज़ों के अंदर वो वैल्यू में कमी आ रही होती है। इसमें रेट माइनस में होता है, सिर्फ इसमें रेट माइनस में होता है। आपने रेट जैसे वो ज़्यादातर उसकी एग्जांपल होती है कि एक सवाल है, एक बंदे ने एक पैसे इन्वेस्ट किए हैं किसी बैंक में, और वो बैंक जो था मनी स्टार्टेड लूजिंग वैल्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू में कमी आती चली जा रही, वैल्यू जो है वो उसकी 5% कमी आ रही है, 7% कमी आ रही है, 10% कमी आ रही है। तो जो वैल्यू में कमी आती जाती है उसको फिर हम लोग माइनस के रेट के साथ रखते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहती हैं, और वैल्यू में कमी या रिडक्शन जो है वो बिल्कुल आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक और जगह भी पता चला होगा, डेप्रिसिएशन के अंदर। जब हम एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और आप लोग उसको पढ़ते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर, तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट की ही एक एग्जांपल होती है। उसमें सिर्फ फ़र्क क्या होता है, फ़र्क उसमें ये होता है कि वो एनुअल आपकी जो है ना वो रिडक्शन होती चली जाती है। तो बिल्कुल आप अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के कैलकुलेशन को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल सेम चीज़ ही समझ आएगी। अगर आप एसेट की जो कॉस्ट है, डेप्रिसिएबल अमाउंट है, उसको आप रख लें आपकी प्रेजेंट वैल्यू, और फिर उसके बाद जो है वो आप रेट को, जो आपका डेप्रिसिएशन रेट है उसको आप आर रख लें लेकिन माइनस में, तो आप किसी भी साल की नेट बुक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो करके आप लोगों ने देखना है, बता मैंने दिया है। तो ये दोनों में बिल्कुल सेम ही चीज़ होती है। तो रिड्यूसिंग डिक्रीजिंग रेट्स के अंदर आपने आर सिर्फ माइनस में लेना होता है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि जी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने से गाड़ी की स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी रिड्यूसिंग सीक्वेंस को प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, चलें ब्रेक करते हैं जी। मैंने आपको कहा था कि ब्रेक तो मेरी होगी, आप लोगों की तो नहीं होगी। शायद उस वक्त आपको शक हो रहा था सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अब इतना बोल के जो है ना वो मेरा राइट बनता है कि मैं 2 मिनट ब्रेक कर लूँ। तो ज़्यादा देर ब्रेक नहीं करेंगे, सिर्फ ये है कि 146 में तो 150 पर रिज्यूम करेंगे। ठीक है, 146 में 150 पर रिज्यूम करेंगे।